जय हिंद। आज हम समझेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो बक्सर के युद्ध को पढ़ने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हमें प्लासी के युद्ध के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद से ही बक्सर के युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती है। और प्लासी के युद्ध हमने पहले की वीडियो में बता दिया है, तो आप उसको देख लेंगे। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर लगभग पूरा नियंत्रण स्थापित हो चुका था, क्योंकि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था, छल कपट षड्यंत्र करके, रिश्वत देके। और जीतने के बाद जो मीर जाफर था, सेनापति था जो सिराजुद्दौला को, उसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। फिर क्या हुआ कि मीर जाफर अंग्रेजों को खूब ज्यादा धन देता था, पैसे देता था, उपहार देता था महंगे महंगे, और जो वहां का राजस्व होता था, जो टैक्स होता था, वो भी देता था। लेकिन इससे होता यह था कि जो वहां के बंगाल की जो जनता थी, उसका जो टैक्स का पैसा होता था वो ज्यादातर अंग्रेजों के पास जाता था, जिससे बंगाल के लोगों को जो योजनाएं होनी चाहिए थी बंगाल में, जो एक राजा अपनी प्रजा के लिए लागू करता है, वो सब नहीं होता था वहां पे। तो वहां की जो प्रजा थी वो काफी ज्यादा विद्रोह कर रही थी मीर जाफर के खिलाफ, कि आप हमारा पैसा अंग्रेजों को दे देते हैं, जिससे हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। उससे जो विकासात्मक कार्य होते हैं उसका लाभ जो था वो बंगाल की प्रजा को नहीं मिल पाता था, क्योंकि मीर जाफर अपना ज्यादातर पैसा दे देता था अंग्रेजों को। तो मीर जाफर के समय जब ये विद्रोह ज्यादा बढ़ने लगे, तो मीर जाफर को लगा कि हाँ, बात सही है, हमें थोड़ा सा अंग्रेजों को पैसे देने में थोड़ा कमी करनी चाहिए, हमें इतने उपहार नहीं देने चाहिए। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को पैसे कम देने लगा, पैसे देना कम कर दिया, थोड़ा मतलब घटा दिया, जितना पहले देता था उससे थोड़ा कम देने लगा। अब जैसे अंग्रेजों को पैसे कम मिले, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर से पूछा ऐसा क्यों किया, और अंग्रेज इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और मीर जाफर को बंगाल के नवाब से हटा दिया। तो हुआ ये कि जैसे मीर जाफर को बंगाल के नवाब बनने से हटा दिया, और उसी का मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया, सिर्फ इस लालच में कि ये हमको पैसे ज्यादा देगा। और मीर जाफर ने पैसे देना कम कर दिया था। अब जैसे मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, मीर कासिम जो था एक बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति था, ये अंग्रेजों के झांसे में उतना जल्दी आने वाला व्यक्ति नहीं था। इसने क्या किया, सबसे पहले ये जो मीर जाफर ने दस्तक प्रणाली शुरू की थी, दस्तक प्रणाली का मतलब होता था कि जो अंग्रेज टैक्स लगता था अंग्रेजों पर, व्यापार करने पे जो टैक्स लगता था बंगाल प्रांत में, बंगाल प्रांत में जो टैक्स लगता था उसको मीर जाफर ने खत्म कर दिया था, एक लाइसेंस जारी करके कि अंग्रेजों पे टैक्स नहीं लगेगा और भारत के जो व्यापारी हैं उन पे टैक्स लगेगा, जिससे भारत के व्यापार को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो मीर कासिम ने किया ये कि वो जो लाइसेंस था अंग्रेजों को दिया गया था उसको खत्म कर दिया, उसको रद्द कर दिया, दस्तक प्रणाली को, और खत्म कर दिया, जिससे अंग्रेजों पे जो जितना टैक्स पहले लगता था दस्तक प्रणाली के पहले, उतना ही टैक्स फिर लगने लगा। मीर जाफर के समय टैक्स नहीं लगता था अंग्रेजों के ऊपर, तो अब जितना टैक्स भारतीय व्यापारियों पे लगता था उतना ही टैक्स अंग्रेज व्यापारियों पे लगता था। तो ये चीज अंग्रेजों को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उनको व्यापार को बहुत ज्यादा हानि हुई, इससे अंग्रेजों का व्यापार गिरने लगा, कम होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों की वस्तुएं महंगी होने लगी। फिर मीर कासिम ने दिमाग लगाया, इसको लगा कि जो हमारी राजधानी है बंगाल की मुर्शिदाबाद, ये कोलकाता के पास थी, और कोलकाता यहां पे था, तो कोलकाता में ही अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। व्यापारिक कोठी स्थापित करने से वे मुर्शिदाबाद के लगभग 1-2 किलोमीटर का अंतर है, तो वहां पे ये लोग नजर बनाए रखते थे अच्छे से। अब जब नजर बनाए रखते थे, क्योंकि पास में थे, तो नजर बनाए रखते थे अंग्रेज, तो मीर कासिम को लगा कि अंग्रेजों के जो जितना मतलब करीब रहेंगे उतना ही हम पे ज्यादा नजर रखेंगे, निगरानी रखेंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं, अपनी राजधानी को दूसरी जगह स्थापित कर दिया। और वो जगह थी बिहार का एक जिला है मुंगेर, तो मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी। किसने स्थापित की, मीर कासिम ने। सिर्फ इसलिए स्थापित की थी कि मुंगेर दूर पड़ता है कोलकाता से, और मुर्शिदाबाद बिल्कुल पास में था, तो इसने मुंगेर स्थापित कर दिया इस राजधानी। अब जैसे मुंगेर स्थापित किया,
तो अंग्रेजों को ये चाल भी इसकी खराब लगी कि अब तो ये हमसे दूर चला गया, अब जो राज्य व्यवस्था की जो गतिविधियां होती थी वो अंग्रेजों को पता नहीं चल पाती हैं, क्या हालचाल चल रहे हैं इस समय राज्य में। और क्या होता था, इसी मुंगेर जिला में मीर कासिम ने एक गोला बारूद बनाने का कारखाना लगा दिया। अब ये कारखाना अंग्रेजों को बहुत ज्यादा समस्या देने वाला था, क्योंकि भारत के पास उस समय ज्यादातर युद्ध में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि भारत में इसका प्रोडक्शन नहीं होता था, बनते ही नहीं थे। भारत के लोग युद्ध करने के लिए तलवार का यूज करते थे और भाला और जो भी चीजें होती थी पुराने समय से चली आ रही थी वही सब यूज करते थे, धनुष बाण वगैरह। अब गोला बारूद का कारखाना लगने से भारतीयों के पास भी अच्छे अच्छे राइफल बन जाती हैं और अच्छे अच्छे गोला बारूद के हिसाब से तोप वगैरह आ जाती। तो अंग्रेजों को डर लगता था कि इससे तो हमको बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने गोला बारूद का कारखाना जो मीर कासिम ने खोल दिया था मुंगेर में, इसका विरोध किया। अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था पूरी तरह से कि मीर कासिम आदमी सही नहीं है, ये गड़बड़ आदमी है और ये गड़बड़ करेगा आगे चल के। तो किया ये कि मीर कासिम को ही गद्दी से हटा दिया, कहा हटो, क्योंकि अंग्रेजों ने ही बनाया था, और हटा दिया। और इसकी जगह फिर वो गए कि इससे अच्छा तो मीर जाफर है, ठीक था। अंग्रेजों ने सोचा कि मीर कासिम तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इससे सही तो अपना पुराना वाला जफर, वही ठीक है। अब अंग्रेज पहुंचे जफर के पास, कहते हैं अब उस समय जफर जैसे हटा दिया गया था तो बेरोजगार, अब ये बेरोजगार था तो मछली पकड़ रहा था एक तालाब किनारे बैठ के। अब अंग्रेज वहां पहुंचे, उससे कहते हैं नवाब बनोगे? कहता है बहुत खुश हुआ वो, कहता है बिल्कुल बनेंगे। कहते हैं पैसा दोगे? पहले की तरह तो नहीं करोगे कि पहले पैसा ज्यादा देते हो फिर कम करोगे? कहता है ना ना महाराज, सब बिल्कुल देंगे, पूरा पैसा देंगे, जितना कहोगे उससे ज्यादा देंगे। अब फिर से इसको नवाब बना दिया बहादुर शाह मीर जाफर को। अब जब मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया और मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया, तो फिर से अंग्रेजों को बंगाल से उतना ही पैसा मिलने लगा। फिर इधर ये हुआ कि मीर कासिम जो था ये एक ठीक ठाक व्यक्ति था, तो इसने क्या किया, ये अंग्रेजों के खिलाफ भड़क गया और इसने सोचा कि अब अंग्रेजों के खिलाफ हम युद्ध करेंगे, विद्रोह करेंगे। और ये पहुंचा, इसका एक मित्र था जो पड़ोसी राज्य था इनका, अवध, यहां पे अवध। तो ये अवध के नवाब के पास पहुंचा। उस समय अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला तो मर चुका प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र करा के, ये सुजाउद्दौला है। अब सुजाउद्दौला के पास गया मीर कासिम, थोड़ी बहुत सेना जो थी वो लेके गया सुजाउद्दौला के पास। अब सुजाउद्दौला से कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ोगे? कहता है अंग्रेज बहुत परेशान, हमको भी बहुत परेशान कर रहे हैं, अरे बहुत दिन से परेशान है अंग्रेजों से। अब युद्ध करना है, हाँ बिल्कुल करेंगे, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, चलो चलो। अब इनके साथ दो लोग हो गए, एक अवध हो गया और मुंगेर की जो सेना थी इनके पास, मीर कासिम के पास, वो थी। अब दो सेना हो गए, लेकिन अवध प्रांत भी छोटा था और मुंगेर प्रांत, ये जो मुंगेर जिला था, जो राजधानी बनाई थी इन्होंने मीर कासिम ने, तो ये राजधानी बनाई थी, लेकिन असली जो कंट्रोल था, रियली में जो कंट्रोल था इनके पास, वो था अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों ने ही मीर कासिम को राजा बनाया था, तो इनके पास सेना तो थी नहीं। वो सेना चली गई फिर से मीर जाफर के पास, तो इनके पास थोड़ी सेना थी, अवध के पास भी ज्यादा सेना नहीं थी। इन दोनों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, सेना के तो कमी है, सेना कम पड़ जाएगी, तो ऐसा किया जाए कि यहां पे उस समय दिल्ली में मुगल साम्राज्य स्थापित था, लेकिन मुगल साम्राज्य में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं आया था औरंगजेब के बाद। उसके बाद जो भी शासक आए थे, कोई किसी में भी इतनी ज्यादा साम्राज्य को बढ़ाने को लेकर या कोई भी ज्यादा योग्यता नहीं थी। तो उस समय यहाँ पे जो मुगल सम्राट थे वो था शाह आलम, मुगल जो बादशाह था शाह आलम। अब शाह आलम ये दिल्ली का सुल्तान। अब अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला और मुंगेर की जो ये मीर कासिम, इन दोनों ने, ये दोनों पहुंचे शाह आलम के पास कि शाह आलम को अपने साथ जोड़ लिया जाए तो हम 3 लोग हो जाएंगे, फिर तीनों लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर देंगे, क्योंकि सेना की कमी थी। अब जब दोनों लोग पहुंचे शाह आलम के पास, शाह आलम भी तैयार हो गया कि हाँ, क्योंकि उस समय सब लोग अंग्रेजों से वो थे कि हाँ ये लोग धीरे धीरे भारत में शासन करने को
बढ़ रहे हैं और ज्यादातर मतलब धीरे धीरे इसी तरह मतलब आगे करते रहे तो पूरे भारत पे कुछ दिन बाद ये लोग कब्जा कर लेंगे। तो ये चीज थोड़ा थोड़ा मीर कासिम को समझ में आ रही थी कि हाँ ये दिक्कत होगी आगे। तो इसने तीनों सेनाओं को तैयार किया। कौन कौन सी? अवध की सेना थी जो शुजाउद्दौला जिसका नेतृत्व कर रहा था, और दिल्ली की सेना जिसकी शाह आलम नेतृत्व करेगा, और मुंगेर की जो थोड़ी बहुत सेना थी उसका मीर कासिम। तीनों ने मिला के एक सेना बनाई, तिलगुट सेना। तीनों सेनाओं को मिलाया और मिला के एक नई सेना बना दी, तिलगुट सेना, तीनों सेनाओं का सम्मिलित रूप से। अब ये तिलगुट सेना बनी। अब जैसे ये सेना पूरी बन के तैयार हुई, ये चीज जब अंग्रेजों को पता चली, और उस समय अंग्रेजों का मेन उस समय गवर्नर होता था रॉबर्ट क्लाइव। जब इस समय बात पता चली क्लाइव को, क्लाइव उस समय मद्रास में था और यही बंगाल को भी देखता था। अब रॉबर्ट क्लाइव को पता चली। अब रॉबर्ट क्लाइव को पता था अगर हम इस युद्ध में नेतृत्व करेंगे तो पक्का मारे जाएंगे, मतलब निश्चित था कि रॉबर्ट क्लाइव मार ही दिया जाता, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव एक कोई बड़ा योद्धा नहीं था। ये इसने प्लासी का युद्ध लड़ा था, लेकिन वो कैसे लड़ा था आप पिछले की वीडियो देखेंगे जब लास्ट वाला वीडियो, तो उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि षड्यंत्र करके किस तरह रिश्वत देके मीर जाफर को अपने तरफ मिला लिया और सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। तो इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, क्योंकि ये सेनापति नहीं था उस ढंग का। ये केवल एक बस एक कूटनीतिक और मतलब राजनीतिक व्यक्ति था, ये कोई खास योद्धा नहीं था। इसको समझ में आ गया कि इस तीनों सेनाओं में ना हम रिश्वत दे सकते हैं, तिलगुट सेना जो बनी है, ना इसको हम किसी को मिला सकते हैं, क्योंकि अब ये सब लोग एक इसका नेतृत्व मीर कासिम कर रहा है और मीर कासिम को पता है सारी जो लीक पॉइंट होते हैं अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन इसने कुछ दिन तक शासन किया है। इसको पता था कि इस तिलगुट सेना से मुकाबला करना बड़ा कठिन है। रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था ये चीज। रॉबर्ट क्लाइव ने फिर क्या किया कि ब्रिटेन से एक महान सेनापति को बुलाया, जो महान का मतलब एक शक्तिशाली सेनापति था, महान तो नहीं कहेंगे, शक्तिशाली सेनापति था। मतलब उसको बहुत सारे युद्धों का एक्सपीरियंस था, बहुत सारे अनुभव था, उसको बहुत अनुभव था, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े थे। उसका नाम था हेक्टर मुनरो। एक सेनापति को बुलाया और इसी के नेतृत्व में पूरी ब्रिटेन की सेना या अंग्रेजी सेना जो थी उस समय, उसको उसी के अधीन कर दिया कि अब ये युद्ध लड़ेगा, ये सेनापति है हेक्टर मुनरो, और इसी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना युद्ध लड़ेगी। अब एक तरफ सेना है हेक्टर मुनरो की, जिसमें आधुनिक हथियारों से पूरे लैस हैं, सबके पास आधुनिक हथियार है, मशीन गन वगैरह आ गई थी उस समय। और एक तरफ सेना थी तिलगुट सेना, जिसमें भारत के 3 लोग थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना थी, दिल्ली के जो मुगल शासक थे उनकी सेना शाह आलम की थी, और मुंगेर के जो थोड़ी बहुत सेना थी मीर कासिम के पास वो थी। और तीनों का नेतृत्व कर रहे थे शाह आलम, क्योंकि उस समय दिल्ली की सेना थी और दिल्ली मुगल साम्राज्य के अधीन, और मुगल साम्राज्य जो था वो लगभग पूरे भारत में उसका वर्चस्व था। अब नेतृत्व कर रहा था शाह आलम। अब तिलगुट सेना के पास हथियारों की कमी थी, क्योंकि भारत के पास उसमें हथियार नहीं थे उस हिसाब से, और जो गोला बारूद का कारखाना चलवाया था इन्होंने, उसको अंग्रेजों ने खत्म करा दिया था इस वाले को, क्योंकि बंगाल किसके अधीन था? अंग्रेजों के। अब हुआ ये कि जब हेक्टर मुनरो का युद्ध हुआ तिलगुट सेना के साथ में, और ये युद्ध हो रहा था बक्सर के, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है बक्सर, इस जगह पे बक्सर। यहाँ पे बक्सर, तो यहाँ पे एक बक्सर का मैदान है, तो उसी मैदान में 1764 को दोनों सेनाएं आमने सामने। अब दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि इसमें कोई छल कपट, कोई वो नहीं था। ये युद्ध हेक्टर मुनरो और तिलगुट सेना के बीच में चल रहा था। अब इस युद्ध में अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। तो हथियारों की कमी से, जो आधुनिक हथियार थे उनकी कमी से भारतीय सेना इस युद्ध में हार गई। जो तिलगुट सेना थी इस युद्ध में हार गई, और हारने के बाद में और अंग्रेज जो थे इस युद्ध में जीत गए। और यह युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही पूरे भारत पे अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। यह युद्ध भारत का भविष्य तय करने वाला युद्ध था। इस युद्ध में भारतीय ये जो तिलगुट सेना थी, इनका हार जाना भारत का भविष्य निर्धारित कर रहा था, क्योंकि इस युद्ध के बाद में पूरे भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो रहा था। फिर अंग्रेजों के लिए यह युद्ध एक बिल्कुल निर्णय करने वाला युद्ध था कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया। क्यों ऐसा हो रहा था इसके बारे में आप समझ लें थोड़ा सा।
क्योंकि यहां पे था मराठा, और मराठा जो औरंगजेब के बाद में मराठा साम्राज्य काफी उत्थान कर रहा था, और मराठा साम्राज्य जो था वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, और बढ़ते बढ़ते ये काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा चारों तरफ, ये साम्राज्य काफी बढ़ रहा था। लेकिन होता यह था कि मराठों ने क्या एक गलती कर दी थी। जो मराठा जब भी जहां पे भी युद्ध करते थे तो वहां पे वो लोग टैक्स लेने लगते थे, और थोड़ा सा मतलब लूटने टाइप का काम था, वसूलने टाइप का। तो ये आसपास के जो देश होते थे, आसपास के जो राज्य होते थे, वहां से ये टैक्स वसूलते थे। उसको चौथ कहते थे, चौथ, चौथ नाम का टैक्स वसूला करते थे ये लोग। और ये ज्यादातर होता था, मतलब ज्यादातर सुरक्षात्मक रूप से लेते थे और धमकी दे के लेते थे कि ये टैक्स दो, नहीं तो तुम्हारे गांव में हमला कर देंगे, तुम्हारे शहर में हमला कर देंगे, तुम्हारे राज्य में हमला कर देंगे। ये थोड़ा सुरक्षात्मक था कि एक पैसा नहीं दोगे तो हमला कर देंगे, और पैसा नहीं दोगे तो हमला कर देंगे, और पैसा दे दोगे तो हमला नहीं करेंगे, मतलब सुरक्षित रहोगे। तो इस हिसाब से मराठों से मतलब लगभग पड़ोसी जो उनके राज्य थे वो ज्यादातर उनके अच्छे संबंध नहीं थे किसी भी पड़ोसी राज्य से। तभी हुआ ये कि मराठे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते ये यहां तक पहुंच गए, और दिल्ली में दिल्ली के शासक को भी, जो उसमें मुगल बादशाह, उसको भी हरा दिया था। तभी हुआ ये कि इधर से मोहम्मद शाह अब्दाली, ये भारत में जब इन मराठों का प्रभाव बढ़ रहा था इधर से, तो इधर अब्दाली जो था, जो अफगानिस्तान के पास में उसका साम्राज्य था, इसको डर लगने लगा कि अब ये तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो कि हम लोगों के पास आ जाए। तो इन्होंने डर से क्या किया, अब्दाली ने मराठों को रोकने के लिए अपनी सेना भेज दी, और अपनी सेना भेज दी इधर पानीपत के पास में युद्ध हुआ 1761 में। अब इधर 1761 में युद्ध हुआ, और यहां से मराठे गए थे युद्ध लड़ने पानीपत के पास में, और मराठों के पास में युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस था, लेकिन युद्ध को ज्यादा लंबा घसीटने का एक्सपीरियंस नहीं था। और अब्दाली को यह चीज पता चल गई कि इन लोगों के पास में युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन युद्ध को ज्यादा देर तक लंबा खींचने का एक्सपीरियंस नहीं है। और इनके पास क्या हुआ कि मराठों के पास में कमी हो गई, खाने पीने की, राशन की कमी हो गई। अब जब राशन की कमी हो गई तो यहां से मराठा से जो इधर का इलाका था, यहां से पहुंचने में, वहां तक राशन पहुंचने में टाइम लगता था। आज की टेक्नोलॉजी एडवांस है कि हाँ तुरंत पहुंचा सकते हैं, पहले थोड़ी था, पहले तो हाथी घोड़ा से सब जाते थे चीजें। अब वहां तक जाने में, राशन पहुंचने में टाइम लगता था। और यहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे, राजस्थान के हो गए, इधर के हो गए, इन्होंने मराठों का किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इनकी पड़ोसियों से पहले ही दुश्मनी हो चुकी थी, क्योंकि ये लोग चौथ नामक टैक्स लेते थे जो कि सुरक्षात्मक टैक्स था। अब इन्होंने क्या किया, अच्छे संबंध नहीं थे इनके, तो किसी ने राशन की भरपाई नहीं की, किसी ने पूर्ति नहीं दी। अब तो यहां पे मराठों की सेना जो थी, ये मोहम्मद शाह अब्दाली की सेना से हार गई, और तृतीय विश्व युद्ध, जो पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में, इसमें मराठों की सेना हार गई, अब्दाली की सेना जीत गई, अब्दाली वापस चला गया। अब इधर जो एक शक्ति बढ़ रही थी मराठा, वो डाउन हो गई, उसको खत्म कर दिया अब्दाली ने। मेन जो दिल्ली में शासन था मुगल बादशाह का, वो था शाह आलम, जो मुगल साम्राज्य था, और शाह आलम हार चुका है इसमें, बक्सर के युद्ध में। बंगाल की तरफ से बढ़ रहे हैं अंग्रेज, जिन्होंने अभी बक्सर के युद्ध में अवध को, दिल्ली को, इधर सब जीत लिया है, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों को। दक्षिण में मराठा जो अंग्रेजों को दबा सकते थे, अंग्रेजों के बड़ा जो साम्राज्य इनका बढ़ रहा था, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था, इसको रोक सकते थे, इनको इनका अंत हो गया 1761 में पानीपत के युद्ध में। अब मुगल नीचे जा रहे थे, मराठा खत्म हो चुके थे, अंग्रेज बढ़ रहे थे। भारत में केवल तीन ही शक्तियां थी, अंग्रेज, मुगल, मराठा। मुगल नीचे जा रहे थे, मराठा खत्म हो चुके थे, अब बचे कौन, अंग्रेज। अंग्रेजों का पूरे भारत पे वर्चस्व आ गया, और अंग्रेजों ने ही पूरे भारत पे लगभग कब्जा कर लिया। फिर हुआ ये कि 1764 का युद्ध होने के बाद, बक्सर का युद्ध होने के बाद, अंग्रेजों ने 1765 में एक संधि की, और वो संधि की इलाहाबाद में, इसलिए उस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। उस संधि में दिल्ली के जो सम्राट था, मुगल बादशाह शाह आलम, उसको बुलाया, और बुला के बोले कि तुम क्यों युद्ध लड़ने आए थे, हमारी लड़ाई तो मीर कासिम से थी,
तो उसने कहा कि हमें बुलाया गया था और तुम्हारा वर्चस्व बढ़ रहा था। कहते हैं अच्छा तुम अंग्रेजों का वर्चस्व रोकना चाहते थे? तो उसने कहा कि हाँ यही बात थी, और हमें साथ में बुलाया गया था। इधर मीर कासिम और इधर ये शुजाउद्दौला, ये दोनों भाग गए थे नेपाल। जब हार गए बक्सर के युद्ध तो भाग गए नेपाल, और ये चले गए दिल्ली। दिल्ली चले गए तो अंग्रेज इनको पकड़ के लाए, और पकड़ के लाए भी इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में एक संधि की जिसको इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं 1765 में। इस संधि में, ये संधि समझो ऐसी संधि थी, इस संधि में जो बातें थी वो ऐसी थी कि भारत को पूरी तरह से खोखला करने वाली संधि थी ये। देखते हैं इस संधि में क्या था। जो बिहार प्रांत था, बंगाल प्रांत था, उड़ीसा प्रांत था, इन 3 प्रांत में कहा गया कि द्वैध शासन लागू किया जाएगा, मतलब डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी। डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब था कि इस राज्य पे जितना ज्यादा राजस्व आएगा, मतलब टैक्स आएगा, पैसा आएगा, धन आएगा, वो सारा अंग्रेजों का। उस पे पूरा नियंत्रण किसका है? अंग्रेजों का। वो अंग्रेज ले जाएंगे। और इस राज्य में जो प्रशासन होगा, प्रशासन का मतलब पुलिस व्यवस्था, सेना व्यवस्था, और जो भी थोड़े अधिकारी होते हैं कुछ, और जो भी गांव में जो मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने साधन होते हैं जो प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, वो सारों, वो उन सभी पर नियंत्रण करेगा वो राजा, वो सम्राट, मतलब शाह आलम। और जितना पैसा आएगा, चाहे वो कृषि से आए, चाहे व्यापार से आए, चाहे वो किसी भी तरह से आए, जितना धन होगा, राजस्व होगा, जितना पैसा होगा टैक्स का, उस पर अधिकार अंग्रेज करेंगे। आप समझो इस संधि ने क्या किया कि पूरी तरह से भारत के को खोखला बना दिया, क्योंकि धन, पूरा पैसा कहां जा रहा था? अंग्रेजों के पास। और प्रशासन करने की जिम्मेदारी, सेना संभालने की जिम्मेदारी किसकी? भारतीय राजा की, जो मुगल वंश का उस समय राजा था, शाह आलम। तो इस प्रकार पूरे भारत पर अंग्रेजों का भविष्य तय था कि अंग्रेज ही पूरे भारत पे शासन करेंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को कंट्रोल करने वाला, अंग्रेजों को कोई नियंत्रण करने वाला ही नहीं था।